सर वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जो लोग नए व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे यूट्यूबर्स, क्या कहना चाहेंगे? आपकी व्यक्तित्व क्या है? अपना परिचय दीजिए एक बारी। मेरा व्यक्तित्व तो बहुत साधारण परिवार का, एक किसान परिवार का बालक हूँ। उत्तर प्रदेश कानपुर का निवासी हूँ, एक देहात गांव से। और 1995 में दिल्ली में एक काम की व्यवस्था के लिए आया था और सर्विस करते करते और यहाँ के तमाम वो देव दुर्लभ रहने वाले निवासियों ने स्नेह दिखाया और 2 बार निगम पार्षद मुझे बनाया। तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं है, पर यह है कि एक सोशल एक्टिविटी सदैव मस्तिष्क में रही है, क्योंकि ये मेरे पिताजी की देन है। तो उसी नाते से समाज में सदैव बने रहे और उसका प्रतिफल है कि आज इतना बड़ा सम्मान मुझे समाज की तरफ से मिलता रहा है। और जहाँ तक संगठन का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी में एक जिले का महामंत्री बनाना एक बहुत बड़ा दायित्व है। सो पार्टी ने भी मुझे बड़ा सम्मान दिया और हमारे क्षेत्र की जनता ने भी दिया। सर जब से आपके नाम के पीछे निगम पार्षद जी लगा था, गुलाब सिंह राठौर जी, जब से आपके नाम के पीछे लगा था निगम पार्षद, अब आप पूर्व निगम पार्षद हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में ऐसे क्या कुछ विकास कार्य किए थे जो कि आज के टाइम पर नहीं किए गए, जो कि अब जिस पोस्ट पर हैं? देखिए, अब क्या है और तब क्या, एक विषय अलग है। लेकिन मैं 2007 में निगम पार्षद जब बना था, तो उससे पहले मेरे संकल्प थे, क्योंकि मैं तमाम राजनीतिक लोगों के साथ मैंने काम किया, तो उस समय मैंने जो सामाजिक अनुभव लिया था और राजनीतिक लोगों से जनता क्या आशाएं रखती है, उन चीज़ों को भी मैंने अनुभव किया था। और एक अच्छा जननेता कैसे होता है, उस पर भी तमाम नेताओं के अलग अलग गुण हमने लिए, क्योंकि व्यक्ति के पास 2 चीज़ें होती, गुण भी होते हैं, अवगुण होते हैं। तो अपना एक वो होना चाहिए कि उसके अवगुणों से मतलब नहीं, लेकिन उसके गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। सो मैंने वो सीखा था। तो मैं जैसे ही पार्षद बना, तो मैंने कुछ चीज़ें तय की थी कि एक तो जो जनता और नेता के बीच की एक दीवार होती है, वो दीवार होती है मध्यस्थता की, कि मैं किसी नेता से मिलना है तो पहले उनको बुलाइए, तब वो लेके जाएंगे, तब वो मिलाएंगे, नहीं तो वो नेता बात नहीं करेगा। तो हमने डोर टू डोर डायरेक्ट लोगों से मिलना, और मैं अपनी स्टैंप और पैड और सब कुछ अपने साथ ही रखता था थैले में। जहाँ भी जाते थे वहीं बैठ के चिट्ठी बनाना तो बना दिया, जिसके अटैच करना अटैच कर दिया। गलियों में घूमना, तो जब घूमते थे तो वहाँ पर क्षेत्रीय लोगों की जन समस्याएं ऑटोमेटिक सामने आती थी, तो हमें वो करना बड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट खुद उसको देखा है। किसी दूसरी आंखों से नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखना पसंद करते थे। तो इसलिए जो क्षेत्र में यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं था, बिल्कुल निगेटिव वार्ड बना था, उस समय नया वार्ड बना था, तो सड़कें नहीं थी। तो उसको हमने दिल्ली सरकार से भी बहुत अप्रोच किया और निगम से भी अप्रोच किया। निगम से बजट लाए और वहाँ कुछ गलियों का प्रारंभ कराया था, और दिल्ली सरकार से भी बजट ला करके और तमाम विकास कार्य प्रारंभ हुए थे जो सड़कों का। तो उस समय लोगों ने देखा, हाँ सड़कें भी यहाँ बन सकती हैं। और इसके बाद यहाँ पीने के पानी की लाइनें नहीं थी कहीं पर, उसके लिए एक बड़ा हमने संघर्ष किया था, और उसमें हमें उसमें अरेस्ट भी किया गया था, और उसका मैंने 11 साल केस भी लड़ा। लेकिन आज संतुष्टि है कि सब जगह पानी की लाइनें पहुंच रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह, बेशक उसका क्रेडिट कहीं भी कोई जाता है। तो आपका काम है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो आपका काम है संघर्ष करना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना। तो पहला मोटिव भी होता है। फिर हमने यहाँ देखा था, यहाँ विद्यालय नहीं थे, और जो एक आध बने हुए थे तो उनमें बहुत 2-4 कमरे होते थे, तो बच्चे बाहर पेड़ों के नीचे पढ़ते थे, कोई बाहर चौपाल के रेंट पे लेती थी सरकार, उसमें पढ़ाते थे। तो हमने 4 नए विद्यालय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग MCD से बनवाई, और आज बच्चे वहाँ पर खूब पढ़ते हैं, अच्छा लगता है जब वहाँ जाते हैं। पार्क नहीं था कोई, तो हमने मुकुंदपुर में एक पार्क के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ा, वो चीज़ किया। फिर अन्य जन सुविधाओं के लिए भी ऐसे MCD कॉर्पोरेशन की ज़मीनें थी, तो हमने उसमें 33 एकड़ ज़मीन रिक्वायर कराई और उसको क्लियर कराया, जिसमें कई प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अलॉट कराई। सो उसमें एक स्कूल भी बन गया है अभी, पार्क, कम्युनिटी हॉल, पॉलीक्लिनिक, हॉस्पिटल, मलेरिया सेंटर, कम्युनिकेशन ग्राउंड, बच्चों के खेल के मैदान आदि आदि के लिए उसमें डिमार्केशन कराया, उसकी बाउंड्रियाँ बनी। तो ये एक बहुत प्रारंभिक वर्किंग थी। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक को क्या चाहिए होता है कि उसके दुख सुख में आप तत्काल हाजिर हों, उसे आवश्यकता है आपकी, तो आप वहाँ पर पहुँचें। उसके बच्चे की शादी है, उसका जन्मदिन है, उसने याद किया, आप उसके आप पहुँचे, तो वो आत्मीयता का व्यवहार आपके साथ बनता है और वो अपनत्व का भावना होता है, जो मुझे लग रहा है कि ये पहली प्राथमिक। और कॉर्पोरेशन मेंबर जो होता है वो प्रथम सीढ़ी होती है, वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ होता है। तो हमने इन चीज़ों को प्राथमिकता अधिकतर ली थी। सर अभी आपने पूरी इन बातों में एक वर्ड लिया था, दिल्ली सरकार।
जो आपने नाम लिया था, दिल्ली सरकार से याद आया, अभी हाल ही में दिल्ली में 5 सीटों में उपचुनाव हुए थे, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शानदार जीत हासिल करी है। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस आई है। लेकिन जो आपकी पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार है, भाजपा है, उसको बहुत गहरी चोट पहुंची है। उनका कहीं ना कहीं नामो निशान खत्म होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे, ऐसी क्या कुछ कमियां रही होंगी जो इस बार पूरी ना होकर नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा? पहले तो ये नामो निशान भाजपा का खत्म होता जा रहा है, ये शब्द मुझे लग रहा है कि अन्यायप्रिय है, न्यायप्रिय नहीं है। क्योंकि जब आप जो देखेंगे जिन सीटों पे चुनाव हुआ है, यहाँ पहले से एक सीट को छोड़ दे तो पहले से ही आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, यानी वो सीट पहले से ही आम आदमी पार्टी के काउंसलर वहाँ से जीते हुए थे। तो वहाँ पर बीजेपी का कुछ छिना ऐसा नहीं है। जबकि चौहान बांगर जो सीट है वो पहले आम आदमी पार्टी के पास थी और वो कांग्रेस ने उनसे छीनी है। तो बीजेपी की एक सीट जो शालीमार बाग थी, तो ऑलरेडी जो वहाँ से रेणु जाजू काउंसलर थी, उनके ना होने के बाद उनकी बेटी मिला, तो यूथ था, तो कहीं ना कहीं लोगों में अब जो भी वहाँ व्यवस्था आई है या मन में चेंज हुआ, तो ये कारण रहा। लेकिन बीजेपी का सब कुछ छीना गया ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल पार्टी के रूप में है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये उपचुनाव में अक्सर देखेंगे बीजेपी का रिजल्ट हमेशा कमजोर रहा है, और जब पूरे देश और पूरा बड़ा चुनाव होता है तो पॉजिटिव होता है। और इसके लिए आप कह रहे हैं ना, कराना पर डालेंगे, जो लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां पर सपा की सीट जीती गई थी, तो उन लोगों को एक गलत फहमी हो गई थी कि नहीं अब तो माहौल बदल गया। लेकिन इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश ने फिर भारी बहुमत से लोकसभा में चुनाव जीता। तो इसलिए समापन और कमजोरी नहीं है। इस चुनाव को ये मान सकते हैं कि उपचुनाव था, और इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से तमाम झूठे खोखले तमाम ऐसे वादे कर करके लोगों को, जनता को लुभाना, हाँ कहीं ना कहीं कुछ हमारी हो सकता है कि कहीं कुछ चीज़ें ठीक करने की और रही हों, तो वो हम लोग आगे कोशिश होगी पार्टी को उसको सुधार करेगी, और बड़ा चुनाव भी आएगा साल भर के अंदर, और उसमें हम फिर से निगम में भाजपा सत्ता में आएगी। सर, जिस तरीके से मैं अभी बुराड़ी से आ रही थी, बुराड़ी विधानसभा में आपको भी पता है कि मोस्टली लोग बीजेपी के हैं। चाहे कल्पना झा की बात करूं, चाहे फिर अगर आप भी काफ़ी लंबे समय तक बात करें, आप भी बीजेपी पोस्ट पर दें, कस्तूरबानंद जी भी हैं, रेखा सिन्हा भी जी हैं, चाहे वो झड़ौदा से हैं, बट एक ही लाइन पड़ती है। यहाँ एक तो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जाम की समस्या रहती है, कई बार रेड लाइट आगे मेन रोड पे ख़राब है, और यहाँ के जो गड्ढे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें जो कई एक ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कई बार गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं गड्ढों में। तो क्या कभी आपका ध्यान या कभी किसी और पार्टी का ध्यान क्यों नहीं गया इस पर? देखिए, इसमें हमारा जहाँ तक मानना है, हमने इसमें बड़ा फोकस किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ग्रामीण विकास बोर्ड का फंड है जिससे डेवलपमेंट किया जाता है, वो पहले ग्रामीण विकास समिति थी जो निगम के पास उसका बजट होता था। आज दिल्ली सरकार ने वो बजट पूरा अपने पास ले लिया, यानी गाँव का विकास करने के, सड़क बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बजट ले लिया। तो उनकी जिम्मेवारी बन जाती है, जब पैसा आपको मिल रहा है, आप ले रहे हैं, तो आपको करना है। दूसरा, अनऑथराइज कॉलोनियाँ जो है, अनऑथराइज कॉलोनी शेल है, अनऑथराइज कॉलोनी का जितना भी बजट है, करोड़ों 100 करोड़ रुपया, वो सारा दिल्ली सरकार के पास है। तो जो आज अनऑथराइज कॉलोनियों की स्थिति गंभीर हो रही है, नालियां टूटी पड़ी हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जब बजट आपको मिल रहा है और आप उसका उद्घाटन करते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं, तो जो लॉस हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप जैसे देखेंगे कि जो ये नाले हैं, आप देखें यहाँ बुराड़ी क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के नाले हैं या गंदे पानी की निकासी के बड़े नाले हैं जो दिल्ली सरकार के पास है, और उनमें अभी भी आप जाकर यहाँ से बाहर सर्वे करेंगे तो भरे पड़े हुए हैं या वो टूटे पड़े हुए हैं। तो जब उनमें पानी बाहर निकलेगा नहीं और वो बड़े नालों से बाहर पानी जाएगा, तो स्वाभाविक नालियों का भी पानी अंदर ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली सरकार को ज्यादा तवज्जो आगे देना चाहिए, जहां हजारों करोड़ के बजट आप खर्च कर रहे हो और पानी और गड्ढे फिर भी बने हुए। तो निगम तो एक संस्था है, स्वयं संस्था है, और वो एक प्रयास है, उनको कहना है। पहले भी दिल्ली में सरकार रही है, माने शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन उन्होंने कभी निगम का बजट नहीं रोका। वो हमेशा निगम को बजट देती थी ताकि निगम पार्षद भी अपना काम करा सकें। परंतु आज की सरकार है, 13 हजार करोड़ से अधिक हो जा रहा है, निगम का बजट नहीं दे रहे। उनका जल बोर्ड का घोटाला देखे 26,000 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने घोटाला कर डाला, और अब उसकी कोई हिसाब नहीं दे रहे। जैसे अभी पराली में इन्होंने पॉल्यूशन को तमाम इन्होंने हाईलाइट किया, उसको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है पराली से खाद बनाने का, ये मात्र 40,000 रुपए में पूसा इंस्टीट्यूट से इसका जो इंस्ट्रूमेंट लिया गया, मेडिसिन लिए गए, केवल 40,000 रुपए का, और इसको वितरण करने में 24 लाख रुपए खर्च किया गया।
और इसका एडवर्टाइजमेंट जो खर्चा हुआ है दिल्ली सरकार ने किया वो 7 करोड़ रुपया किया है। और ये मैं आपके डायरेक्ट चैनल पे बोल रहा हूं और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि अगर इसमें झूठ पाया जाए तो मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। 40,000 की चीज और 24 लाख रुपए वितरण करने में खर्चा और 7 करोड़ रुपए एडवर्टाइज किया गया। तो जनता क्या देखती है? एडवर्टाइज, वो साइड में देखने नहीं जा रही। तो जनता को ये लग रहा है कि इतना बड़े एडवर्टाइज में इतना सब कुछ आ रहा है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ काम किया होगा जो निगम पार्षद नहीं कर पाए, वो अपनी बात को नहीं रख पाए। आप देखेंगे कि मेन रोड है, बुराड़ी का मेन रोड, पीडब्ल्यूडी का रोड है, वहां साइडों में कहीं पर यूरिनल ब्लॉक तक नहीं बने हुए। एमसीडी के ऊपर उन्होंने हमेशा ठीकरा पोक ने काम किया। लैंड आपकी है, रोड आपका है, यूरिनल कौन बनाएगा? दिल्ली सरकार बनाएगी। आज वहां महिलाएं निकलती है, उनको यूरिन करने की कहीं पर व्यवस्था नहीं है, बस स्टैंड पे खड़ी रहती है। अगर घंटों उन्हें लेट हो गया या कहीं दूर से आ रही है, स्थिति खराब है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार को खुद आगे आकर के इन चीजों पर गहन अध्ययन करना चाहिए, काम करें। ठीक है, चुनाव जीत जाना, भ्रमित करके जीत लेना या कर लेना, लेकिन हमारे दायित्व जो है वो हमें पूरा किया जाना चाहिए। मुझे यहां तक समझ आता है। जहां निगम पार्षद है, निगम पार्षद हम लोग पेंशन बांटते थे जी, बिल्कुल 750 फैमिलीज को, परिवार को, लोगों को, बुजुर्गों को, वृद्धा, विकलांग और विडोज को पेंशन देते थे। दिल्ली में जब से माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से इन्होंने पार्षदों की पेंशन रोक दी, वो नहीं दे सकते हैं। जो हम स्ट्रीट लाइट खंभों पे लगाते थे जिससे जनता को अच्छा लाभ मिलता था, और वो लाइट उन्होंने एमसीडी से ले ली, अब लाइट भी पार्षद नहीं लगा सकता है। जो हमें प्लांट के पैसे मिलते थे प्लांट हेड के, वो सारा प्लांट हेड का पैसा उन्होंने रोक दिया जो पार्षद को नहीं मिल सकता है। तो जब कोई भी पिता भी अगर अपने पुत्रों को पैसा नहीं देगा और कहे बाजार से सामान लेके आइए, तो बताएं आप भी एक बेटी हैं, तो आपसे अगर कहा जाए तो आप कहां से लेके आएंगे? और परिवार और पड़ोसी ये कहें कि ये लड़की तो कुछ लेके नहीं आती, रिश्तेदार, तो कैसे पूरा हो सकता है? तो जब तक सरकार पॉजिटिव नहीं आएगी तब तक निगम पार्षद है, निगम भी अच्छा काम कर पाने में सक्षम नहीं हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि यदि आपको 2022 में मौका मिलता है एक बारी फिर मैदान में उतरने का, राजनीतिक में आप एक बारी फिर इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो सबसे पहले किन मुद्दों पे आप लड़ना पसंद करेंगे, क्या लगता है? देखिए, हमारा जहां तक पर्सनल है, देखिए जहां पार्टी है तो पार्टी तो हमेशा चुनाव जो भी आती है उसको सक्षमता से लड़ती है। जहां व्यक्तिगत विषय है तो व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि हम एक बड़े दल के कार्यकर्ता हैं और एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए पार्टी जो तय करेगी उसको हमें करना होगा। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट की चीज है तो हमारा फिर से एक मिशन रहेगा कि एक तो जो जनता को सीधा पार्षद और विधायक से संपर्क रहना चाहिए। आज एमएलएस को 6-6 महीने लोगों से मिले हुए हो जाता है, और जब भी फोन करो तो पता चलता है वो बिहार में है, कभी पता कर लिए उत्तराखंड में है, वो किसी से मिलते ही नहीं है, कभी से मुलाकात ही नहीं होती। आप क्षेत्र में भ्रमण कर लीजिए कि मेरा प्रत्येक दिन 2 घंटे का दरबार प्रत्येक दिन लगता था, और हम बैठते थे और 4-4 घंटे भी हो जाते थे। सीधा लोग आते थे और 10 मिनट में काम करा के चले जाया करते थे। आज ढूंढते फिरते एमएलएस को। तो जब बड़ा कोई जैसी गलती करेगा छोटा भी वैसे करने लग जाता है, एक परिस्थितियां बनती चली जाती। तो मेरा है कि अगर हम ऐसा करते हैं और हमें आना होता है तो पहले तो लोगों को हमारे दरबार में कम आना होगा, हम खुद उनके दरवाजे जाएंगे, जैसा हमारा हमेशा नियम रहा है। दूसरा है, जो चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे ग्रामीण विकास बोर्ड हो, चाहे रीसेटलमेंट कॉलोनियां हो या बड़े नाले का, मैं पार्षद रहते ही जरूर करूंगा कि मैं दिल्ली सरकार के पास भी नाक चने चबवाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो फंड है, ये व्यक्ति का फंड नहीं होता है, जनता का फंड होता है, उसके लिए भी मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूं, चाहे काउंसलर ही सही। तो उस नाते से मैं रिटर्न्स में हो, चाहे मुझे वहां जाके हो, चाहे अधिकारियों से मिलके हो, वो तमाम त्रुटियां जो है उनको उजागर करते हुए उन्हें पूरे कराने का काम किया जाएगा। तीसरा है कि बच्चों के यहाँ पर कहीं खेलने के मैदान नहीं है, कहीं पर बच्चे आज गलियों में अगर उन्हें बॉल खेलनी है तो गलियों में खेल रहे हैं, दूसरे के प्लाटों में खेल रहे हैं, वो जगह कहीं पर नहीं है। तो उनके लिए खेल के मैदान होना जरूरी है। उसके लिए हमने पहले काउंसलर रहते जगह हमने अलॉट कराई थी और उसका पूरा करने का काम करेंगे। आज कहीं शादी ब्याह करना है, बड़े लोग फार्म हाउसों में व्यवस्था कर लेते हैं, छोटे लोगों का अभी तक था, जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्लॉट खाली थे, गलियां थी वहां कर लेते थे। आज ना प्लॉट खाली है और गलियां छोटी सकरी हो गई, उनको टेंट लगाना भारी होता है। तो ऐसे अधिक से अधिक कम्युनिटी हॉल बने, बारात घर बने। इसके लिए एमएलएस को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा करें। जैसे कि अभी तक हमारे विधायक जी ने क्षेत्र के बुराड़ी के एक भी बारात घर नहीं बनवाया है। अभी 2013 से अब तक वो विधायक है, 7 वर्ष हो गया। एक भी ऐसा नई जमीन पर कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया। जो पहले से स्कूल थे उन्हीं को रिनोवेट कराया गया, कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया, जो और बनाए जाने चाहिए, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है यहाँ पर, विद्यालय अधिक चाहिए। और दिल्ली गवर्नमेंट और एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत
हर 500 मीटर में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 1 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल होना चाहिए। लेकिन यहाँ 500 मीटर तो छोड़िए, 5-5 किलोमीटर पर स्कूल नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस पर मिल करके दिल्ली सरकार हो, दिल्ली निगम हो, निगम एक संस्था है, तो सरकार को चाहिए कि निगम को और मजबूत करते हुए इन तमाम योजनाओं को बैठ करके करें। और मैं पहले भी ऐसे ही करता था, आगे भी अवसर मिलने पर हम यह प्रयास करेंगे कि सरकार से भी बाध्य करेंगे ये काम करने के लिए। सर, चंद दिनों में हम होली के पावन त्यौहार में प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि 2021 का एक पहला ऐसा त्यौहार है जो हम खुशी खुशी मनाएंगे। एक न्यू ईयर था और एक अब है, तो अपने हिसाब से आप क्षेत्रवासियों को एक बारी बधाई दे दीजिए। मैं संपूर्ण देशवासियों को, दिल्ली वासियों को और विश्व पटल पर जो हमारे इस सनातन को मानने वाले और होली को खुशमय त्यौहार मानते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबके घर में जैसे रंग बिरंगी होली खेलते हैं, ऐसे रंग बिरंगा आपका जीवन आनंदमय हो, पूरा परिवार खुशहाल रहे, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे, आगे बढ़ते रहे। आपके दिल्ली जो ब्रेकिंग न्यूज चैनल है उसको भी मेरा बधाई और उसमें जुड़े हुए सभी फॉलोअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।